जय माता जी की सबको नमस्कार। और मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र जो 12th क्लास का पहला पार्ट है, उस पहले पार्ट के अंदर पहले लेसन के अंदर हमने एक वीडियो पहले इसका बनाई और आज हम कोशिश करेंगे कि इसे हम कंप्लीट कर लें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये समयावधि रिंग की हम बाद में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ बातों पर ध्यान दें। देखिए, मानव का प्राकृतिकरण। मानव का प्राकृतिकरण का मतलब होता है मनुष्य के क्रियाकलाप प्रकृति के अनुसार चलते हैं। मनुष्य के जो क्रियाकलाप है वो जो प्रकृति के अनुसार चलते हैं, तो इसे हम लोग पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें मनुष्य के जो क्रियाकलाप है वो पर्यावरण के द्वारा, प्रकृति के द्वारा निर्धारित होते हैं। मनुष्य अपनी आरंभिक अवस्था में तकनीकी ज्ञान से मुक्त था। यूं कहें कि उसके पास में तकनीकी ज्ञान नहीं था, अपनी आदिम अवस्था में था। उस आदिम अवस्था में मनुष्य की जितने भी क्रियाकलाप है वो प्रकृति के अनुसार ही हुआ करते थे। आपको याद हो तो 11th क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है NCERT की किताबों में कि मनुष्य प्रकृति के साथ में दो प्रकार के समझौते करता है। दो प्रकार के समझौते करता है। पहला तो है अनुकूलन और दूसरा है अपरिवर्तन। तो या तो प्रकृति के अनुकूल हो जाओ और या प्रकृति में परिवर्तन कर दो। अनुकूल, तेज गर्मी पड़ रही है, बारिश हो रही है, हमारे पास में कोई उपचार नहीं है, हम प्रकृति के अनुकूल हो गए। अपरिवर्तन, हमें गर्मी लग रही थी, हमने कूलर चला लिया, पंखा चला लिया, एयर कंडीशनर ऑन कर लिया। तो ऐसी स्थिति में ये क्या है? ये अपरिवर्तन है, जिसमें मनुष्य अपने आसपास के वातावरण में परिवर्तन करके उसे अपने रहने लायक बना लेता है। तो यहाँ अनुकूलन जैसा समझौता है मानव के प्राकृतिकरण में। मनुष्य प्रकृति के अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेता है। इस कथा को समझाने के लिए, इस विचारधारा को समझाने के लिए हमारे पाठ में एक कहानी दी गई है, कथा दी गई है। और उस कहानी में हम देखते हैं कि बैंदा, ये जो बैंदा है ये कहाँ का है? मध्य भारत। मध्य भारत का अबुझमाड़ क्षेत्र। और इस अबुझमाड़ क्षेत्र में रहता ही कौन? बैंदा। इसका जो जंगल है पेड़ना वन, वहां से ये लकड़ियां आदि इकट्ठा करता है, स्थानांतरित कृषि करता है, स्थान बदल बदल करके की जाने वाली कृषि, स्थानांतरित कृषि। यहाँ से विशिष्ट पादप इकट्ठा करता है। कौन से विशिष्ट पादप? गजहरा, वह कुचला, ये विशिष्ट पादप हैं जो वह एकत्रित करता है। वो जब भी नदी से पानी पीता है तो पानी पीने के दौरान वो वन की आत्मा लोई लूंगी को धन्यवाद देता है कि क्या है वन किया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अवस्था है प्रकृति, मानव की प्रकृतिकरण की, इसमें मनुष्य प्रकृति को सुनता है, उसके संगीत को महसूस करता है और उसका संरक्षण करता है। उसके बाद में अगर हम चले अगली विचारधारा पर, तो ये है प्रकृति का मानवीकरण। और प्रकृति का मानवीकरण का अर्थ होता है जिसमें मनुष्य की क्रियाकलाप है उनमें वो प्रकृति में परिवर्तन कर देता है। तो प्रकृति का मानवीकरण, इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य ने अपने तकनीकी विकास से प्रकृति में कुछ परिवर्तन किए और उन्हें अपने रहने लायक बना लिया। तो प्रकृति का जो मानवीकरण है, इस प्रकृति के मानवीकरण को हम लोग संभववाद कह सकते हैं, जिसमें मनुष्य अपने तकनीकी ज्ञान के द्वारा चीजों को संभव बनाता है, पॉसिबल बनाता है। यहाँ पर्यावरणीय निश्चयवाद है, एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म है, और यहाँ पॉसिबिलिज्म है। तो मनुष्य जब तकनीकी विकास करेगा तो तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप
इसमें भी हमने कहानी पढ़ी हमारे इस चैप्टर के अंदर, और ये जो कथा है इस कथा की मुख्य पात्र कौन है? कैरी। कितने वर्षीय? 58 वर्षीय हैं। 58 वर्षीय होने के बाद भी उनके पास में ऐसी अनुकूल दशाएं उन्होंने बना रखी हैं कि वो किसी 30-35 साल की युवा के समान भी कार्य करती हैं। वो अपनी एसी गाड़ी में यात्रा करती हैं और उनकी गाड़ी के आगे कुछ विशेष प्रकार के यंत्र लगे हुए जो सड़क को साफ करते हुए, बर्फबारी को, हिमपात को साफ करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। इनका जो कार्यालय है, वो कार्यालय का जो भवन है जिसके ऊपर एक गोल गुंबद जैसा लगा हुआ है कि कोई कार्यालय है इनका, और इसके ऊपर एक गोल गुंबद लगा हुआ है। गोल गुंबद के परिणाम स्वरूप सूर्य का प्रकाश अंदर आ सकता है, लेकिन जो बर्फबारी होती, हिम होती, वो सड़क के नीचे चली जाती है। इसी प्रकार ये अपने डेस्क पर रखती है आर्किड। आर्किड एक विशेष प्रकार का पुष्प, और इसके साथ साथ में कैरी महोदय जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाले, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाले जो फल हैं उनका आनंद लेती है, जैसे कि भाई केला, कीवी आदि। इनका ये जो भवन है, इस भवन का टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, जबकि बाहर की जो दशाएं देखें वो बहुत ही प्रचंड है, कठोर है। जो कीवी है, कैरी है कहाँ की? ये है ट्रेंडहाइम। और ट्रेंडहाइम यूरोपीय कंट्री में एक नगर, और ट्रेंडहाइम प्रचंड पौने चलती है, ठंडी पौने, और भारी हिम गिरती है, बर्फबारी होती है। तो जाहिर सी बात है बाहर का जो टेम्परेचर है, वो बाहर का जो टेम्परेचर है वो माइनस में है इनके पास में, जबकि ये आसानी से रह पा रही है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रकृति का मानवीकरण, संभववादी विचारधारा है ये। और ये जो संभववादी विचारधारा है ये फ्रांसीसी विचारधारा है, जबकि यहाँ मैं आपको बताना भूल गया, ये है जर्मन विचारधारा। और इस जर्मन विचारधारा का समर्थन करने वाले हिप्पोक्रेट्स, हेरोडोट्स, रिटर, कार्ल रिटर आदि। और ये जो संभववादी विचारधारा है इसके समर्थक हैं फेब्रे, ब्लाश, विडाल डी ला ब्लाश, और ये तो जनक भी कहलाते हैं, वर्तमान जो संभववाद है उसके जनक भी कहलाते हैं। तो फेब्रे हो गए, ब्लाश, डिमांजिया आदि। तो इन लोगों का मानना है कि मनुष्य अपने तकनीकी ज्ञान से कुछ भी कर सकता है, किसी भी चीज को संभव बना सकता है। जबकि जर्मनी के जो समर्थक थे, जर्मन विचारधारा को मानने वाले जो लोग थे, उनका ये मानना था कि मनुष्य को प्रकृति के अनुसार ही चलना पड़ता है। लेकिन इसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक तीसरी विचारधारा भी हमारे सामने आती है। वीडियो को पॉज करके और फिर आप ये नाम नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। तो एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर महोदय, उन्होंने नवनिश्चयवाद की विचारधारा, नवनिश्चयवाद। तो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने यह कहा कि भाई न तो प्रकृति में नितांत आवश्यकता है और न ही प्रकृति में नितांत स्वतंत्रता है, न तो हम प्रकृति के अनुसार चलते हैं और न ही प्रकृति को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो नवनिश्चयवाद की विचारधारा ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दी थी। अमेरिकन विचारधारा है, और इसमें इन्होंने ये कहा था कि पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद, पर्यावरणीय
के बीच की विचारधारा है कौन सी? नवनिश्चयवाद। इन्होंने ट्रैफिक लाइट का उदाहरण दिया हमें और इन्होंने कहा कि भाई ये ट्रैफिक सिग्नल पर लगी हुई लाइट है और इनमें इसे हम रेड मान लेते हैं। देखो ये रेड, ये पीली या एम्बर बत्ती और इसे हम ग्रीन मान लेते हैं, ये ग्रीन लाइट। तो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने हमें ये कहा कि जब प्रकृति हमें रेड सिग्नल देती है, लाल संकेत देती है, तो हमें रुकना होता है। इसी प्रकार ट्रैफिक लाइट में जब पीली बत्ती होती है तो हमें तैयार रहने के निर्देश दिए जाते हैं कि तैयार रहो, और ग्रीन सिग्नल हमें जाने के, आगे बढ़ने के संकेत देते हैं। तो ये जो नवनिश्चयवाद की विचारधारा है, इस नवनिश्चयवाद की विचारधारा को रुको और जाओ विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रिफिथ टेलर महोदय ने हमें ये कहा कि प्रकृति हमें जब लाल संकेत देती है तो हमें आगे नहीं बढ़ना है। उस दिशा में अगर आगे बढ़ेंगे तो हमें नुकसान ही होगा, हानि ही उठानी होगी। पीली बत्ती, एम्बर बत्ती चलने के लिए तैयार रहने के संकेत देती है, और अगर प्रकृति हमें ग्रीन सिग्नल दे देती है कि भाई यहाँ आप तकनीकी विकास के माध्यम से और प्रोग्रेस कर सकते हो, तो आप आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार की कुछ विचारधाराएं हमारे सामने। इसके बाद में हम लोग आगे जब अध्ययन करते हैं इसी चैप्टर में, तो हमारे पास में कुछ समय अवधियां प्राप्त होती है जिनमें ये बताया गया है कि इन समय अवधियों के दौरान कौन कौन से उपागम हमारे सामने है। उपागम का मतलब विधियां होंगी, टेक्निक हो गई, तकनीक होगी। इसमें जो आरंभिक उपनिवेश हुए, जब अंग्रेज अपने उपनिवेश बढ़ा रहे थे, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, तो भूगोल में अन्वेषण अन्वेषण और वितरण उपागम का उदय हुआ। इस अन्वेषण और वितरण उपागम में यहाँ इनके वृहद लक्षण हमारी पुस्तक में दिए हुए हैं, तो हम संक्षिप्त रूप में इनको पढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अन्वेषण और वितरण में क्या किया गया? खोज कार्य किए, और विभिन्न प्रकार के खोज कार्यों के द्वारा, अन्वेषण के द्वारा नए नए स्थानों की जानकारियों को प्राप्त किया गया।